आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है मुल्क की सियासत में उतार चढ़ाव, ऑपोजिशन ताकतवर या हुकूमत कर रही है घेराव, कौमी असम्बली का इजलास, कब्जा माफिया पर हंगामा आराई, सरपरस्ती कौन कर रहा है, घर बनाने के लिए कर्ज, क्या 30 लाख में घर बनाया जा सकता है, लापरवाही या लाड, वालिदैन ही बच्चों की जान से क्यों खेलने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया है कि सेनेट इंतखाबात से कबल ही रेट लगना शुरू हो गए हैं और उन्हें मालूम है कि कौन सा लीडर पैसे लगा रहा है। साथ ही उन्होंने सेनेट इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम लाने के अज़्म का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस को भी ऑपोजिशन ही के लिए खतरनाक करार दे दिया है। वो सहाफ़ियों से बात कर रहा था। सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए। अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। अब हुकूमत सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरज़्म है। पीडीएम से भी वज़ीर आज़म को कोई खतरा नहीं है। हुकूमत सियासी उफ़क़ में किसी भी तब्दीली के तासुर की भी नफी कर रही है। अगर ब्रॉडशीट स्कैंडल की बाज़गश्त है तो ब्रॉडशीट स्कैंडल को भी ऑपोजिशन के लिए खतरा करार दिया जा रहा है, बल्कि इसको पैनामा 2 कह रहे हैं। ब्रॉडशीट को पैनामा 2 कहने वाले सियासतदान वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। शेख साहब, आगाज़ करते हैं उस स्कैंडल से जिसकी मुल्की सियासत में बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और वो है ब्रॉडशीट। और ब्रॉडशीट को आपने पनामा 2 का नाम दिया, तो शेख साहब बताइएगा ये ब्रॉडशीट आपकी नज़र में पनामा 2 कैसे है? क्योंकि पनामा 1 के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे किरदार थे, लेकिन एक मरकजी किरदार बन के उभरा और वो है शरीफ फैमिली। क्या पनामा 2 के अंदर भी यही होने जा रहा है? मैं इसे पनामा 2+ कहता हूँ, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान साहब के ख्याल में हुदैबिया पेपर मिल एक बड़ा वाज़े केस है और वो टेक्निकली हैंडल नहीं हो सका। सरे महल उनके ख्याल में एक बड़ा वाज़े केस है और 60 मिलियन $US और 2 केसेस और हैं जिसका मैं अभी ज़िक्र नहीं कर सकता, और उसमें FIA का रोल होगा। सो 5 और 6 केसेस ऐसे हैं जो कि 60 दिनों में या 45 दिनों में आपके प्रोग्रामों का गहवारा बनेंगे और आपके प्रोग्रामों का मरकज़ शकल बनेंगे, और जोडो कराटे होंगे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें, सब कुछ आपके प्रोग्रामों में होगा। लेकिन शेख साहब, तहकीकाती टीम का जो TORs थे वो तो ब्रॉडशीट स्कैंडल को उन्होंने अब जो है अनर्थ करना था और सरफेस पे लेके आना था, लेकिन ये तहकीकात का दायराकार तो अब सिरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स और फिर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे और केसेस हैं उसकी तरफ आ रहा है, तो तासुर तो फिर यही मिलता है कि दो केसेस तो ज्यादा नहीं, 3 मैंने आपको बता दिए, 2 केसेस और तो 5 या 6 केस। फिर सर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर है वो तो मजीद गहरा हो जाएगा कि अगर हुदैबिया पेपर मिल्स यानी शरीफ फैमिली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सिरे महल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, तो फिर ये ब्रॉडशीट स्कैंडल का रुख तो है अल्टीमेटली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ जा रहा है। फिर से कह तो आप ठीक ही रहे हैं। अब मैं इसकी नफ़ी कैसे कर सकता हूँ? मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि ये 18-20 साल का, 10 साल का जो गहवारा है उसमें काफ़ी सारी सियासी सरगर्मियाँ लोग भूल जाएंगे। ये जो इसराइल नामंजूर और दूसरी चीज़ें और लॉन्ग मार्च और इलेक्शन जो तो मैं कहता था ये लड़ेंगे, वो तारीखें आ गई हैं। और सेनेट की सूरत हाल जिसकी टिकटों पर पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है और मेंबरों ने भी बोलियां लगानी शुरू कर दी हैं। सो सियासत जो है ये 15-20 फरवरी से लेके 30 मार्च तक काफ़ी ज़ोरदार होगी और आपके प्रोग्राम काफ़ी ज़ोरदार होंगे। तो शेख साहब, यही वजह है कि अजमत सईद शेख साहब को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि अगर ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से मुआहदा किया था तो वो तो मुशर्रफ ने किया था, अगर उसको अबैंडन किया था मुशर्रफ ने किया था, उसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं और रोज़ एक नया जो है वो किरदार सामने आ जाता है, अनफोल्ड हो जाता है। तो क्या अजमत सईद शेख साहब इन तमाम जो पर्दा नशीनों के नाम है उनको डिफ्यूज़ करने के लिए सामने आए? देखें, अजमत सईद एक इन मामलात को समझने वाले आदमी का नाम है, क्लियर हेडेड मैन है, और पाकिस्तान की बदनसीबी है कि यहाँ पर
अगर किसी का भी नाम आप दें उसके ख़िलाफ़ इख्तलाफ होगा और उसको चैलेंज किया जाएगा। ज़ाहिर अब इमरान खान जस्टिस क़य्यूम का नाम तो नहीं दे सकते थे, सो उन्होंने सोच समझ के ये नाम दिया है और उसके नाम पर एतराज़ होंगे, जो कि यकीनी बात है कि अपोजिशन का हक़ है कि वो एतराज़ात करे। लेकिन मंडे के दिन से मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग शुरू होने जा रही है। लेकिन शेख साहब, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले बेंच का हिस्सा अजमत सईद शेख साहब थे। पनामा GIT जिस बेंच ने कहा है कमात सादिर की, उस बेंच का हिस्सा अजमत सईद साहब थे। अब फिर ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात अजमत सईद साहब को सौंपी जा रही है। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम सामने ले आएंगे अगर आपने अपने इस फैसले के ऊपर यू टर्न न लिया तो। देखें, आ जाती है 1-2 दिन के लिए, सारा केस तो आपके कैमरों पे होना है। फिर आप इस तरह कहेंगे तो कि पनामा में तो काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब भी थे, एजाज़ एहसन साहब भी थे। सो ये सारे इस मुल्क की अजीम जुडिशरी के नाम है, ये कहाँ जाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा मसाइल को ज़्यादा जन्म देती हैं मसाइल को हल करने की बजाय। मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि उनको मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। उनका चचा का केस बड़ा सीरियस होने जा रहा है, उसकी शहादतें अगर गुज़र गई, अगर शहादतें गुज़र गई तो मेरा ख़्याल है बड़ी कम गुंजाइश है उनके बचने की। आइन और कानून के शिकंजे से शायद वो ना बच सके। तो ये फ़ैसला अगर उन्होंने सोच समझ कर किया कि अपने मसाइल को जन्म देने के लिए अगर वो मसाइल को और हवा देना चाहते हैं, तो इसमें तो देखें रिट्रीट कौन हुआ है। इस असम्बली पे लानत भेजी है मौलाना फजलुर रहमान ने। इस असम्बली में वो 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख़ुद वो सदर के कैंडिडेट थे। ये एक अजीब इत्तफाक है। मैं वो जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं आलिम दीन है मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं एहतराम रखूँगा, लेकिन पार्लिमानी जो इन सबसे कमज़ोर जुमला उन्होंने भेजा, लानत भेजी है इस पर। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसके बेटे भी हैं इसमें। असल में वो ख़ुद इस असम्बली में कैंडिडेट थे और 2 कैंडिडेट उनके इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में ये कहते थे इसका मतलब तो फिर इन असम्बलियों को इकरार करना है, तो वो आप इकरार करने जा रहे हैं जनाब। कैंडिडेटों ने खींचातानी शुरू हो चुकी है और भाव लगने शुरू हो चुके हैं और पार्टियां अपने कैंडिडेटों का फ़ैसला कर रही हैं। सो सारी पार्टियां इस वक्त उनकी तवज्जो जो है सेनेट के जोड़ तोड़ में लग गई है। सो जो ये बात कहते थे एक लॉन्ग मार्च है वो कर लें जी, कब कर लेंगे, कर लें, ये पहले हफ्ते मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, 10-15 मार्च को कर लें, मई 10 को रोज़ा हो जाएगा। सो इनके पास 8-10 दिन है, कर लें जितनी सियासत करनी है। लेकिन ये सियासत की टाइमिंग में और सियासत के फ़ैसलों में मुसलसल गलती कर रहे हैं और हुकूमत को बेहतर पोजीशन में इनकी सियासी हिकमत अमली की वजह से आई है। बास का तो मैं समझता हूँ कि 11 की 11 पार्टियों में से एक पीपल्स पार्टी ने बेहतर स्टैंड ले लिया कि जी हम नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे, जो उनका हक है, जिसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि आप नो कॉन्फिडेंस पे नहीं जा सकते। शेख साहब, आप बड़े जीरक सियासतदान भी रिएक्शन है और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सियासतदान हैं। सर, कहने वाले ये भी कहते हैं कि JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट कर लिया गया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बंद गली में जा रही है। देखें, JUIF के बारे में तो मैं अभी नहीं कह सकता। हुसैन अहमद साहब ने, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने बड़े सीरियस इल्ज़ाम लगाए हैं इराक़ और कर्नल कज़ाफ़ी के वक्त के। और इलेक्शन कमीशन में मुझे नवाज़ शरीफ साहब ने कर्नल कज़ाफ़ी के पास भेजा था फजलुर रहमान साहब के लिए। वो तो एक कौमी राज है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। और नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर मैं फजलुर रहमान साहब के लिए कर्नल कज़ाफ़ी साहब से मिला। सो हाफिज़ हुसैन अहमद का, सद्दाम का तो मुझे पता नहीं है इराक़ का, लेकिन कर्नल कज़ाफ़ी की बात बातों में वज़न दिखाई देता है। सो अब सियासत किस रवश बैठती है, मैंने आपको ये 90 दिन अहम करार दे दिए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम या जमीयत उलमाए फ़े, तीनों पार्टियों की लाइन और लेंथ अब एक नहीं है। और मुझे यकीन है पूरा कि फजलुर रहमान पर बड़े मायूसी के असरात होंगे। और फजलुर रहमान 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। देखें ना, उन्होंने इसराइल नामंजूर की इतनी बड़ी रैली की, कितने पैसे, शुक्र है कायदे आज़म के मज़ार पे की। आई एम हैप्पी।
क्योंकि शेख साहब मैं इसलिए कर रहा हूँ JUI कोई फेक से नतीजा मुतालिक नहीं जो है। आप कह रहे हैं मौलाना इसमें कोई दो राय नहीं है कि PDM में अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है या कोई सड़क पे आ सकता है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। और मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक आपने कहा है कि मदरसे के तलबा से मुतालिक जो वजारत दाखिला की खास तौर पर स्ट्रैटेजी है उसके अंदर कोई मार्जिन तो है नहीं, कोई रूम नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, क्योंकि 2 रोज रह गए हैं जो PDM ने डेडलाइन दी थी, 31 जनवरी को खत्म हो रही है। देखें 31 जनवरी को तो 4 तारीख को ये मीटिंग करेंगे। मुझे दीनी मदरसों के मैं साथ हूँ, इस्लाम के मीनार हैं, उनसे गुजारिश की है, उन्होंने ये बात समझी है। इलेक्शन कमीशन में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 561 मदरसे हैं इस्लामाबाद में। कितने मैंने अर्ज़ किए? 561। ये वो मदरसे बता रहा हूँ जिनके साथ बोर्डिंग और लॉजिंग और वरना 913 मदरसे हैं जिनमें सुबह बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, वो 913 वो मिलाए जाएं। और वो दरसगाहें जिनमें मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की भी 8 या 9 मदरसे हैं। ये 561 मदरसों में से इलेक्शन कमीशन के सामने सवाए एक सादकाबाद से 4-5 सुजुकियाँ आई बच्चों की, वरना मदरसों ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा कि वो दीन के लिए हैं और दीन के मदरसे हैं और काला काला रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करने के लिए हैं। हालांकि इसमें पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए कि 92 मदरसे सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। 561 में सिर्फ 91 या 92 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, बाकी सब अनरजिस्टर्ड हैं। लेकिन मैं उनके लिए एज ए मिनिस्टर इंटीरियर कोई तकलीफ़ का बायस नहीं बनना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दीन के साथ वाबस्ता रहो, दीन का अलम उठा के रखो, सियासत से अपने आप को परे रखो। सो उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त को तो शेख साहब अगर इस्लामाबाद में आके ये बैठ जाते हैं तो फिर आप पुलिस के अलावा और इदारों की मदद भी लेंगे? वो तो हमने पहले ही ले रखी है ऑलरेडी। रेंजर्स हमारे पास है, FC हमारे पास है। सो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चौधरी निसार अली खान ने अपने दौर के अंदर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की मदद ली थी। सर हम भी लेंगे अगर ज़रूरत पेश आई, लेकिन इनके लिए ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ऑलरेडी यहाँ पे रेंजर्स हैं, ऑलरेडी फ्रंटियर कांस्टेबलरी इस्लामाबाद में है और ऑलरेडी मेरा मतलब है इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर जो हैं वो 4 फोर्सेस जो हैं, 4 की 4 फोर्सेस हैं, जिनमें से 2 फोर्सेस इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन उनकी इंशाल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जिस तरह हमने इनको फ्री हैंड दिया इलेक्शन कमीशन के आगे, ये आइन और कानून के दायरे में आएंगे तो हम जनाब इनको चाय पिलाएंगे। अभी वैसे ही कह रहा हूँ फिक्राबाजी के लिए, कोई यही ना कहे फजलुर रहमान साहब को हलवा खिला सकता हूँ देसी एक अकेले आदमी लेकिन बाकी लोग जो है आइन और शेख साहब इतने कॉन्फिडेंट आप कैसे हैं? आप कह रहे हैं कि PDM की लाइन और लेंथ जो है ना वो अब चेंज हो गई है, तो आप ये बताएं ना कि लाइन और लेंथ चेंज करने में किरदार किसने अदा किया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जो अपने आगाज के 15-20 दिन के अंदर तो बड़ी तवाना और बड़ी टफ टाइम देती हुई दिखाई दे रही थी हुकूमत को, हमें भी कुछ उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही है, इसमें मरकजी किरदार किसका है? देखें थक जाते हैं लोग, 6 महीने से ये लगे हुए हैं, हम भी इन तहरीकों का हिस्सा रहे हैं जी। अब आप कौम मेरा मजाक उड़ाएगी कि हमने एक निसार साहब ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ था तो हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया कि हम देख रहे थे, वही नारे लग रहे थे जो हम स्कूल में लगाते थे, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, फलां होगा, कश्मीर जो है मोदी का, हम इनको कहते हैं कि मोदी का यार है, जो गद्दार है वो हमें कहते हैं कि मोदी का। कौम किधर खड़ी हो गया? जो 6ठी 7वीं जमात में ऐलान ताशकंद में मैंने नारे लगाए वो इलेक्शन कमीशन के बाहर लगे, क्या तरक्की हुई जी? गुज़श्ता रोज सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी सामने आई कि इमरान खान साहब जो ऑपोजिशन के अंदर करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करते थे, बहुत सारे दावे 90 रोज में करप्शन मुकाओ की बात करते थे, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कुछ कह रही है, यानी इस नारेबाजी के अंदर ना तो करप्शन खत्म हो पाई है और ना ही कोई मुल्क का मुकद्दर संवरता हुआ दिखाई दे रहा है। सर फिर तब्दीली तो कोई नहीं आई ना? देखिए माशरे में बड़ी गिरावट है, माशरा जो है मेरे समेत अपनी तनज़ली की तरफ जा रहा है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत एक शफाफ हुकूमत है, उस पर कोई सरे महल का इल्ज़ाम नहीं, उसी पे पाक लैंड का कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई शुगर मिल का इल्ज़ाम नहीं है, उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नहीं है, उस पर कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई उसका बिज़नेस नहीं है। सो छोटी मोटी सरहदें जड़ पे अपोजिशन नहीं करेगी तो आपके प्रोग्राम कैसे चलेंगे? मैंने तो आपको
पहले ही कह दिया कि आसानी के दिन आने वाले हैं आपके 20 फरवरी से लेके और 10 अप्रैल की 30 बात मार्च आप कर तक कह लें, 30, 40, 50 दिन। ये जो आइंदा आने वाले 90 दिन हैं, इनको आप भी क्रूशल करार दे रहे हैं। आइंदा आने वाले 90 दिनों को आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़े क्रूशल करार दे रहे हैं। तो ये किसके रुख पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हवाओं का रुख किस तरफ होगा? हुकूमत की तरफ होगा, ऑपोजिशन की तरफ होगा? आइंदा आने वाले 90 दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है शेख साहब? ये नहीं कि मैं वजीर हूँ, हुकूमत के ही हक में होगा। मेरा मतलब है करप्ट लोग कोई स्टैंड नहीं ले सकते, मुफाहमत कर सकते हैं। देखें, अगर मैं नवाज शरीफ की जगह होता तो मैं आज कहता कि मैं आ रहा हूँ, और हमें कहा जा रहा है कि आपने पासपोर्ट 16 फरवरी को बंद कर, भाई वो हो ही ख़त्म रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो आना चाहें तो उनको एक चिट दे सकते हैं कि आ जाएं पाकिस्तान, जो कि उन्होंने नहीं आना, इतनी मुश्किल से वो गए हैं। अगर एक जेन्युइन लीडर होता, एक बाई बर्थ लीडर होता, अगर रियासत से लीडर होता, तो जेल तो ससुराल का घर होता है जी, हथकड़ी मर्द का जेवर होती है। वो कहता कि भाई मैं आ रहा हूं, इस मुल्क की सियासत बदली होती। शायद वजह है ना कि सियासी घुटन ज़्यादा माहौल है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। अगर ऑपोजिशन जाती है तो ऑपोजिशन पे ना ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि एनआरओ लेने के लिए आए थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने नैब की तरमीम भी अब वापस ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है, नैब अगर ऐसे ही चल रहा है तो फिर हमारे दौर में भी इसी तरह चलेगा और हम भी इसी तरह इसको प्रोसीड करेंगे, फिर नैब में अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, मैं इसको वोट करता हूं। मैं समझता हूं इस 2.5 साल में अगर इन्होंने सेंसेबल बात की है, पहली बात है जिस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि नैब इसी तरह चलनी चाहिए, ताकि हमारा कट्टी कट्टा भी तो निकले ना जी, ताकि हमें भी पता लगे कि हमने अगर गाजरें खाई हैं तो हमें भी फकी मिले। 2.5 साल में अपोजिशन ने एक ही अकल की बात की है कि हम नैब के कानून में तरमीम नहीं करेंगे। गो ये अलग बात है कि बंद कमरे में ये 34 तरमीमें पेश करते हैं। देखिए ना शेख साहब, इसके इंप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं आम आदमी के लिए? आपकी डेट सर्विसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बजट खसारा है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, गवर्नेंस मिसमैनेजमेंट है और कहीं पर रूल ऑफ लॉ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर इसका नतीजा तो ये निकल रहा है ना, इसके इंप्लीकेशंस तो आवाम भुगत रही है सड़कों के ऊपर। देखें, इमरान खान ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इस मुल्क की वो फैसले किए हैं जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए बेहतर है, एक मकबूलियत के लिए बेहतर नहीं होंगे, लेकिन इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह इस साल ये इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इस साल आप देखेंगे कि बेहतरी के हालात होंगे। स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट है हमारी, जा रही है, एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है, गन्ने में, चावल में। देखें, हमें चीनी की बात सुननी पड़ती है। सुबह मैं लाल हवेली जाऊंगा तो सुनूंगा, 5 फरवरी को हम यौम कश्मीर बनाएंगे तो सुनूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े तबके को चावल की बहुत अच्छी कीमत मिली है, गंदम की बहुत अच्छी कीमत मिली है, गन्ने की बहुत अच्छी कीमत मिली है, टमाटर की बहुत अच्छी कीमत मिली है, प्याज की बहुत अच्छी कीमत मिली है, आलू की बहुत अच्छी कीमत मिली है। एक शहरी माहौल को इस महंगाई से तकलीफ पहुंची आपने लेकिन उसका एक ये पहलू भी आपने सर चीनी से मुझे याद करा दिया जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर राजा रियाज साहब ने कहा कि अगर सेनेट का इंतखाब आ रहा है बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब की खिदमात लेनी चाहिए। कि ये बात दुरुस्त है सर? बात तो जाहिर है किसी ने तरदीद नहीं की तो दुरुस्त होगी, मैं उस मीटिंग में था नहीं। अगर देखें ना शेख साहब, जैसे ऑपोजिशन यकतरफा एहतसाब की बात करती है, विच हंटिंग की बात करती है, तो जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और फिर जहांगीर तरीन साहब वो लंदन भी चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, वापस आ भी जाते हैं, उनके लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो फिर बातें तो होती है ना शेख साहब। देखें, शायद खाकान अब्बासी की मैंने एक दिन में एनओसी दी है, किसी पाकिस्तान में बंदे की 1 घंटे में एनओसी नहीं जाती। आप देखें, आप बैलेंस करें ना। अगर जहांगीर तरीन गया तो शायद खाकान भी गया है। जहांगीर तरीन बीमारी के लिए गया, शायद खाकान अब्बासी को मैंने 1 घंटे में एनओसी जारी किया। तो आपको लगता है सर कि एहतसाब का जो मामला है वो उस तरफ भी बढ़ेगा और एहतसाब का जो हवाओं का रुख है वो उस तरफ भी होगा? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी तो LNG स्कैंडल के अंदर रोज़ ही हमें एहतसाब अदालत के अंदर दिखाई देते हैं, उसके बाद मीडिया टॉक भी करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली होगा तो सही ना, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन मैं ये सारे केसेस जो हैं, वक्त बदल गया ना।
मैं क्रेडिट कैमरों को देता हूँ। केसेस में सज़ाएं हो जाती थी, हमें 7 साल कैद हुई, एक सिंगल कॉलम खबर थी सर जी, 7 साल कैद हुई अवारा कलाशनकोफ में। कोई खबर नहीं थी, एक आम आदमी था जो 7 साल एक अवारा कलाशनकोफ में कैद हो गया, 3.5 साल शेख रशीद काट के आया, माँ के जनाजे को सलाम फेरा और मेरा ख्याल है वो सोफे के नीचे से क्लाशनकोफ निकलने वाली खबर की बात कर रहे हैं आप। सही बात है। आज तो आपको पता है लीडर का गाड़ी का व्हील कब घूम जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। शेख साहब, सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो आजकल जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, आपने कहा ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है, शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है सर, आईनी तरमीम कैसे करेंगे? देखें, ये इमरान खान ने, अपोजिशन यहाँ भी गलत खेल रही है, यहाँ से सियासत होती है, सिर्फ बयानबाजी से सियासत नहीं होती, नहीं होगी तरमीम। वो कहेगा मैंने तो कोशिश की, अगर देखें KPK में उसकी एक आधी सीट बढ़ेगी, पंजाब में इलेक्शन का मुकाबला होगा, वो सीटें पूरी, अगर एक आधी सीट ऊपर नीचे हो जाती है, वो कहेगा मैंने तो कहा था, ये देखो इन्होंने मिसाक जमहूरियत में दस्तखत किए, ये भाग गए। देखें, ये वोटों की खरीदो फरोख्त होगी, उसको खरीदो फरोख्त को रोकने का एक ही तरीका है कि ओपन, या एक और तरीका भी है, ये मैं कल सोच रहा था, इस पर मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाहता हूं कि हर कैंडिडेट जिस पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं या जितने मेंबर हैं उतने सीटों को रिकमेंड और सेकंड करें, बात ख़त्म हो जाएगी। मेरे अगर पंजाब में 6 कैंडिडेट आने हैं तो मैं 6 कैंडिडेटों को 4 जर्नल पे नॉमिनेट करूं, एक स्पेशल सीट पे करूं, एक लेडीज़ पे करूं। अगर मेरे KPK में 9 कैंडिडेट आने हैं तो मैं वहां 10 का कर दूं। इससे भी खरीदो फरोख्त कम हो सकती है कि एक दिन के लिए पार्टियां बैठकर आपस में बात करें, ये तो आपने मसले एक खत्म दिन कर के दिए लिए, शेख साहब। 1 घंटे के लिए, हैं जी, ये तो मैंने कहा आपने जो हल आप बता रहे हैं मसले खत्म कर दिया, लेकिन देखना पड़ेगा आइन में क्या गुंजाइश मौजूद है इसके लिए। तो शेख साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सेनेट इंतखाब, ओपन बैलेट की नहीं, मैं सीक्रेट बैलेट की बात कर रहा हूं, कैंडिडेट ही ना दे निशान वाले। बिल्कुल देखिए ना, मेरी 6 सीटें हैं पंजाब में, मैं बल्ले का 6 लोगों को कैंडिडेट दूं, नून की जितनी है वो उतनी दे, पीपल्स पार्टी की है, तो फिर तो काम खत्म हो जाता ना, फिर मंडी का भाव नहीं लगता, वरना पैसे में भी बड़ी ताकत है। और शेख साहब, आपने तो देखा है फ्लोर क्रॉसिंग कैसे होती है पंजाब के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है। कुछ लोग उस्मान बुज़दार से भी नाराज़ हैं, जैसे ख्वाजा दाऊद सुलेमानी है उनके MPA, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है, हम ख्याल ग्रुप है उनका, और वहाँ पर भी बहुत सारा चैलेंजिंग हो जाएगा। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपको पता है जोड़ तोड़ की माहिर है, KP के अंदर भी आप कह रहे हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आधी सीट का फर्क होगा, तो फिर सेनेट इंतखाब के अंदर भी उस तरह की एक क्लियर मेजॉरिटी आती हुई तो नहीं दिखाई दे रही PTI की? PTI बहुत बेहतर पोजीशन में होगी, बेशक सीक्रेट वोट ही क्यों ना हुए। और आप कल की तारीख है, यहाँ 64 या 65 मेंबर थे, ये दीवार क्रॉस की है तो 44 मेंबर थे, 11 मेंबर ही गायब हो गए, हलफ वाले मेंबर हैं। क्या बात कर रहे हैं आप इस मुल्क? कभी सेनेट के मेंबर भी इस तरह देखे हैं आपने? सेनेट एक क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड है, एक सेनेट के अदारे में, इस कमरे में हल्फ पे 65 लोग हैं, इस कमरे में 44 रह जाते हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं आप? फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं होगी, यहाँ मंडी लगेगी, भाव निकलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अहम बातें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए वो कहते हैं कि रावी फिलहाल चैन लिख रहा है और PDM का सियासी शिराजा बिखर चुका है। एक ब्रेक लेंगे, कब्जा माफिया की बात हो रही है, तो कब्जा माफिया की सरपरस्ती पंजाब में कौन कर रहा है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने साहिवाल में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को थपकी दे डाली है। ये थपकी सूबे में गुड गवर्नेंस, अवामी खदमात या तरक्याती कामों पर नहीं बल्कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर दी है। वजीर आजम इमरान खान किस तरह उस्मान बुज़दार की शेरशाह सूरी की तारीफ कर रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं,
मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। जो ये लानत है कब्जा ग्रुप्स की, बेबस होते हैं लोग इन ताकतवर लोगों के सामने। मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी, बल्कि उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। यानी कब्जा ग्रुप को कौन बचा रहा था? वजीर आजम और उसकी हुकूमत। आज कब्जा माफियाई के मामले पर कौमी असम्बली में भी खूब हंगामा आराई हुई है। असम्बली इजलास में लीगी एमएनए अफजल खोकर ने तहरीक इस्तेहकाक ऐवान में पेश किया। उन्होंने हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम आयद किया है। बादशाह लीगी मेंबरान ऐवान से वॉकआउट भी कर गए। आज अफजल खोकर किस तरह ऐवान में गरजते रहे, इस मामले पर उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। कब्जे वाली जगहों पे बेटियों के घर नहीं बनाए जाते, कब्जे वाली जमीनों पे बहनों के घर नहीं बनाए जाते। हमने बहनों के घर तो नहीं बनाए, लेकिन जमात पार्क बनाया क्या? अगर हमसे कब्जा ग्रुप कहते हैं तो इमरान खान भी कब्जा ग्रुप है। उससे बढ़कर कब्जा ग्रुप कौन हो सकता है? मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी, हमने मशीनरी से काम नहीं। जनाब स्पीकर, क्या गुनाह था हमारा? हम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, हम पार्टी के वफादार हैं, ये जो मर्जी कर ले। अब हुकूमत नून लीग पर, जबकि नून लीग की आदत हुकूमत पर कब्जा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम आयद कर रही है। अब हुकूमती मेंबरान भी अपने ही ओहदेदारान पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। पंजाब में ख्वाजा दाऊद सुलेमानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है, जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, वो खुद उस्मान बुजदार पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके वक्त के लिए। ख्वाजा साहब, आज साहिवाल के अंदर तकरीब हुई जहां वजीर आजम इमरान खान ने साई उस्मान बुजदार को बड़ी थपकी दी है और वो कहते हैं कि यही असल में तब्दीली है, क्योंकि ये जो कब्जा माफिया के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और कब्जे छुड़ा रहे हैं, इसी का नाम तब्दीली है। और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद तौंसा शरीफ के अंदर कुछ कब्जे किए हुए हैं, तो ये खुला तजाद नहीं है ख्वाजा साहब? भाईजान, बात यह है, मैंने जो 25 तारीख को बात की थी ना, उसकी फुटेज कहेंगे तो मैं आप भेज देता हूँ। आज वहाँ कुछ इन्होंने किया है, कब्जे गिराए हैं लोगों के। इमरान खान बादशाह आदमी है, उनको करप्शन पाक पाकिस्तान चाहिए। हमारा नारा जो है करप्शन पाक पंजाब चाहिए। जब तक आदमी बैठा हुआ है करप्शन बढ़ेगी। देखें जी, कौमी अपना इंटरनेशनल इदारे ने क्या कहा, मेरी बात की तस्दीक कर दी। ये पंजाब में बहुत ज्यादा करप्शन है, पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जनूबी पंजाब में PTI को वज़ीराई मिली थी। अगर यही काम रहा, नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब पूरे में PTI का नुकसान होगा। आगे इमरान खान की अपनी मर्जी है, हमारा हक है उनको बताना। उनको सही बातें नहीं बता रही। मेरा उस्मान बुजदार से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मेरा उनसे इख्तलाफ है तो इसी बात पे है, ये कुंभा परवरी छोड़ दें। देखो जी, जितने करप्ट अफसर हैं उनको एक दफा निकाल दिया जाता है, ये करप्ट है। 10 दिन बाद पता नहीं वो कहां से पाक होके आ जाता है, फिर उनको लगा दिया जाता है। पंजाब के अंदर जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं, आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि उस्मान बुजदार तो बड़े शर्मीले आदमी हैं, वो तो मीडिया के सामने बात नहीं कर सकते, वो बड़ा झिझकते हैं। और जो बात आप कर रहे हैं, ये तो किसी शर्मीले आदमी का काम नहीं है। अब देखिए जी, पार्टी इमरान खान की है, हमें से कोई इतराज नहीं है। जो उनका जी चाहे पाकिस्तान के साथ करें, ठीक है ना जी। हम ये समझते हैं कि हम PTI में हैं, जिस पार्टी में होते हैं, जिस दोस्त के साथ होते हैं, हम उसको हक़ाइक़ बताते हैं। हम इसको हक़ाइक़ बता रहे हैं। 4 बातें मैंने की है, मैं तो उन 4 में से किसी एक का पाबंद होऊंगा। हमारी ग्रुप की मीटिंग होनी है, ग्रुप का जो फैसला होगा वो उधर देखा जाएगा। हमारा फैसला है अक्सरियत राय से होता है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप बता सकते हैं कि तौंसा शरीफ में किस किस जगह पे कौन कौन सी ऐसी सरकारी बिल्डिंग है या कुछ ऐसी इमलाक है जिस पर कब्जे हुए हुए हैं? अगर आप वो आइडेंटिफाई कर सकें, मैं चाहता हूं हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब तक भी आपकी बात पहुंच सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता चले। भाईजान, बात यह है, 3-4 मौजे हैं जिसका मुझे इल्म है। एक मौजा टूब है, एक मौजा तौसा है, एक मौजा चूंगी है, दूसरा मगरोटा है, बुल्की है। ठीक है ना भाईजान, मैं तो इनको दावत दे रहा हूँ, ना किसी चैनल की कोई टीम आ रही है, ना कोई इमरान खान को रिस्पॉन्स दे रहा है, टीम भेज रहा है। आज भी इन्होंने एक्शन लिया है, मेरे पास वीडियोस है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको भेज देता हूँ, आप बेशक चला दें। बिल्कुल ठीक है, आप भेजें, आप वो वीडियोस भेजें, हम बिल्कुल चलाएंगे जी। ख्वाजा दाऊद साहब, आपको उस्मान बुजदार साहब तो आपको ब्लैकमेलर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ख्वाजा दाऊद असल में ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ उनसे, या आज तक मैंने मांगा क्या है? किस बात में उनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? कोई बताए तो सही। मैंने को मिनिस्ट्री मांगी है, क्या मांगा है मैंने उनसे? क्या इख्तिलाफ क्या है? आप क्या मांग रहे हैं वैसे उस्मान बुजदार साहब से? आपका बुनियादी तौर पे इख्तिलाफ क्या है?
मेरा इख्तलाफ इसी 3-4 बातों पे है। एक तो ये है कि जिस जमात में हम हैं उनकी हम खैर खाई करें, और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, महंगाई, और ये जो सीटें बेच रहे हैं इनके भाई, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, ये तौसा शरीफ हमारा है। इस हल्के से इसको हमने सपोर्ट किया, हमारी गलती नहीं, ये सीटें कौन बेच रहा है? कौन सी सीटें बेच रहा है ख्वाजा साहब? सॉरी कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन जरा क्लैरिफाई करें कौन है? भाई ने दुकानें खोली हुए हैं, दर्जे चारों की सीटें बेच रहे हैं, पूरे पंजाब की जो अफसरान लगाते हैं उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि टीम क्यों नहीं भेजते। मैं आप अपना देखिए ख्वाजा साहब, ये बात कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए आप नेशनल मीडिया के ऊपर ये बात कर रहे हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या आपके पास इसके एविडेंस, इसका सबूत मौजूद है या ऐसे ही बस बेपर क्यों उड़ा रहे हैं? आप कहें कि वो साफ आदमी है, आप ही तो इमरान खान का नाम ले रहे हैं, अपनी बात तो नहीं कर रहे। नहीं, आप आ जाए, मैं आपको मोस्ट वेलकम। आपका भी कहीं इस्तीफे एटम बम तो नहीं है? नहीं भाईजान, एटम बम की बात नहीं है। हमारा तो अभी फैसला होना है। हमारे 4 ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन नहीं है जिसपे हमारे ग्रुप मुत्तफिक होगा वो हम करें। वो कौन कौन से 4 ऑप्शन है ख्वाजा साहब? एक तो यह है कि इमरान खान में टाइम दे, हमारी बातें सुन। दूसरा हमारा ऑप्शन ये है हम अपना कैंडिडेट देंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। चौथा ऑप्शन है हम इस्तीफे। तो कैंडिडेट किसके लिए देना चाहते हैं आप? पीटीआई के लिए देना चाहते हैं। सेनेट के लिए कैंडिडेट लाना चाहते हैं आप? सेनेट में बिल्कुल ठीक है। अगर ये मुतालबे पूरे नहीं होते तो आप कह रहे हैं कि फिर आप मुस्ताफी हो जाएंगे। अब मेरा सवाल फिर वो ये, कितने लोग आपके साथ हैं मजीद? भाईजान 15 से 20 आदमी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके वक्त के लिए। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज एमपी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, 4 मुतालबात पेश कर रहे हैं। अब ये मुतालबात मंजूर होते हैं या फिर ये अरकान असम्बली से मुस्ताफी हो जाते हैं, यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर तज़किरा करेंगे कि हुकूमत के 30 लाख में घर कैसे तामीर हो सकता है। बड़ा अहम मामला है, इस आम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने तामीराती शोबे को सनत का दर्जा दिया, हर तरफ से दाद समेटी, खुसूसी टैक्स छूट दी गई। साथ ही कम आमदनी के हामिल शहरियों को कम शरह सूद पर 30 लाख तक कर्ज देने का ऐलान हुआ। यकीनन ये वजीर आजम का इनकलाबी ऐलान था। उनकी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी शहरी को छत मैसर हो, आम आदमी भी अपने घर का ख्वाब पूरा कर सके। इस ऐलान के बाद हर पाकिस्तानी को उम्मीद पैदा हो चली थी कि उसके घर की तामीर का ख्वाब जरूर पूरा होगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत की जानिब से 30 लाख रुपए के कर्ज से एक घर तामीर हो सकता है? तामीरात के शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक 30 लाख रुपए में घर की तामीर का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। आपके सामने रखते हैं कि 30 लाख में एक घर तामीर क्यों नहीं हो सकता। 3 या 5 मरले के मकान की तामीर पर कितनी लागत आती है? हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रिलीफ का ऐलान होते ही तामीराती अशिया जिसमें सीमेंट शामिल है, रेत है, सरिया वगैरह की कीमतें तेजी से बढ़ गई। हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, जिसके बाद घरों की तामीर का अमल रुक सा गया। आज हम आपके सामने रखते हैं कि एक घर की तामीर कौन सी अशिया ज़रूरी है और उनकी मौजूदा मार्केट में कीमत क्या है। घर की तामीर के लिए ईंटों की बुनियादी ज़रूरत होती है। 5 मरला मकान की तामीर के लिए तकरीबन 50,000 ईंटों की ज़रूरत होती है। हुकूमती ऐलानात से कबल ही ईंट 9 रुपये में दस्तयाब थी, जबकि इस वक्त मार्केट में एक ईंट की कीमत 13 रुपये हो चुकी है। यानी 5 मरला मकान पर ईंटों की लागत तकरीबन 6,50,000 रुपये आएगी। अब घर की तामीर में ईंटों के बाद अगली ज़रूरत रेत की आती है। पहली किस्म की रेत के लिए 3,150 मरबा फीट रेत की जरूरत होती है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऐलान से कबल 15 रुपए फी मुरबा फीट मिलने वाली रेत अब 20 रुपए फी मुरबा फीट में दस्तयाब है। यूं 5 मरला मकान के लिए तकरीबन 63,000 रुपए की रेत इस्तेमाल होगी। घर के प्लस्तर के लिए फाइन रेत दरकार होती है, इसके लिए 700 मुरबा फीट पर प्लस्तर किया जाएगा। 1 साल कबल 30 रुपए फी मुरबा फीट मिलने वाली रेत 35 रुपए फी मुरबा फीट में मिल रही है, यानी घर के प्लस्तर पर 24,500 रुपए की रेत लगेगी। इन 2 मराहिल की तकमील पर तकरीबन 7,37,500 रुपए के अखराजात आ सकते हैं। ईंटों और रेत के हिसाब से अगर बात की जाए तो तकरीबन 7 लाख से जायद के जो अखराजात हैं वो हो चुके हैं। घर की बुनियादें और दीवारें खड़ी होने के बाद इस पर छत डालने का मरहला आता है। इस मरहले पर क्रश की जरूरत होती है और छत के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रश वजीर आजम के ऐलान से कबल 65 रुपए फी मुरबा फीट में दस्तयाब थी, लेकिन अब यही क्रश
75 रुपये फी मुरब्बा फीट में मिल रही है, यानी 75 रुपये फी स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही है। यूं 900 स्क्वायर फीट की छत पर 67,500 रुपए की सिर्फ क्रश इस्तेमाल होगी। अब कमरों के फर्श की तैयारी का मरहला आता है। मरहला वार हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेप्स में कितनी रकम आपको सर्व करना पड़ेगी। 5 मरला घर का फर्श तकरीबन 600 मुरब्बा फीट में होता है। इसमें सरगोदा की बजरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बजरी माजी में 55 से 60 रुपए मुरब्बा फीट में दस्तयाब थी फी मुरब्बा फीट के हिसाब से फी स्क्वायर फीट। अब वही बजरी 65 रुपए फी स्क्वायर फीट में मिल रही है। ये 5 मरला घर की तामीर पर फर्श के लिए 39,000 की बजरी खर्च हो जाएगी। अब यही नहीं है, बल्कि घर की तामीर के लिए जो रूढ़ी की मत में जो कुटी हुई ईंटें होती हैं उनकी अलहदा से ज़रूरत होती है, 30,000 रुपये उस पर खर्च हो जाते हैं। अब इन मराहिल के मुकम्मल होने तक घर की तामीरात पर तकरीबन 8,74,000 रुपये सर्फ हो चुके हैं। अब दीगर सनतों से मुंसलिक अशिया का तस्करा करते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक तामीराती शोबे से है, यानी एक घर के लिए सीमेंट और सरिये की ज़रूरत होती है और दीगर कुछ ऑक्सिलरीज हैं। सबसे पहले तस्करा करते हैं कि सीमेंट कितने में दस्तयाब होगा। माजी में 555 रुपये में मिलने वाला सीमेंट का बैग आज 585 रुपये में दस्तयाब है। 5 मरला मकान की तामीर पर 555 बोरियां इस्तेमाल होती हैं। ये सीमेंट की मद में होने वाले अखराजात तकरीबन 3,24,675 रुपये से तजावुज़ कर जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरिये की, जो बुनियादों से लेकर छत तक इस्तेमाल होगा। आम 5 मरला मकान पर तकरीबन 3,000 किलो सरिया लगता है। माजी में इसी सरिये की फ़ी किलो कीमत 105 रुपये थी, जबकि इस वक्त यही सरिया 140 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। यूँ घर बनाते वक्त 4,20,000 रुपये सरिये की मद में सर्फ हो जाते हैं। अब तस्करा करते हैं कि घर बनाने के लिए मेन पावर इस्तेमाल होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स है। एक घर बनाते हुए मजदूरों और राज मिस्त्री सबसे आम होते हैं। मजदूर यकीनन वो अपनी दिहाड़ी लेते हैं या ठेके में काम होता है। 5 मरला घर बनाने के लिए मजदूरों की लागत माजी में 350 रुपये फी स्क्वायर फीट थी, जो कि अब बढ़कर 400 रुपये फी स्क्वायर फीट हो गई है। ये अपना 5 मरला घर बनाने के लिए तकरीबन 7,70,000 रुपये मजदूरी कीमत में खर्च हो जाते हैं। 23,88,675 रुपये अब हो जाएंगे मजमूई तौर पर अभी तक के कामों पर। घर की 4 दीवारी बन गई, फर्श, प्लस्तर और छत पर आने वाली लागत का तस्करा भी हो गया। अब अगला स्टेप घर के दरवाजों की चौगाट और जो ग्रिल्स वगैरह हैं उनकी खरीदारी का आता है। घर के दरवाजे और खिड़कियों की चौगाट पर माजी में 1,70,000 रुपये लागत आती थी, मगर अब इसी मद में 2.5 लाख से जायद का खर्चा आता है। पानी के टैंक और दीमक के स्प्रे के लिए माजी में 30 से 35,000 रुपये का खर्चा आता था, लेकिन अब यही अखराजात बढ़कर 70,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। अब ये तो एक घर के ग्रे स्ट्रक्चर की तैयारी है, अभी सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अभी घर के दरवाजे खिड़कियां लगे हैं और ना ही वॉशरूम्स की तैयारी हुई है, किचन की तैयारी भी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली जो कुल लागत है वो 27,08,675 रुपये है सिर्फ घर की तामीर पर। अब हम मुकम्मल तैयार घर पर आने वाली लागत का तस्करा करता है। माजी में एक घर की तैयारी में आम इस्तेमाल होने वाली टाइल्स की लागत तकरीबन 7,08,500 रुपये थी, मगर अब 5 मरले घर की तैयारी में 8.5 लाख रुपए की टाइल्स इस्तेमाल होती हैं। बिजली के अखराजात की मद में माजी में 2,54,000 की लागत आती थी, मगर इस वक्त बिजली की मद में 3,70,000 रुपए अखराजात आते हैं। बावर्ची खाने और गुस्ल खाने की तामीर पर माजी में 2,94,000 रुपए लागत आती थी, मगर इस वक्त इसी मद में अखराजात 3,75,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। घर की आराइश के लिए पेंट और सीलिंग की मद में अखराजात का जायजा लिया जाए तो माजी में 4,30,000 का खर्च इस वक्त 5,10,000 से तजावुज़ कर चुका है। घर की खिड़कियों और दरवाजों की मद में माजी में 2,50,000 रुपए खर्च होते थे, लेकिन इस वक्त इसी मद में 3 लाख रुपए के अखराजात आ रहे हैं। घर की तामीर और इसकी खूबसूरती में आराइश के लिए खिड़कियों का अहम किरदार होता है। 5 मरले घर की तामीर पर 5,11,000 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब यही अखराजात जो आराइशी एतबार से हैं, खिड़कियों के एतबार से, वो 5,80,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। अब इन अखराजात का जायजा लिया जाए तो महज घर की फर्निशिंग पर अखराजात 29,85,000 तक पहुंच जाते हैं। घर के ढांचे पर 27,08,675 रुपए के अखराजात को शामिल किया जाए तो एक 5 मरला मकान की तामीर पर तकरीबन 56,93,675 रुपए के अखराजात आएंगे। अब हुकूमत की जानिब से 30 लाख रुपए का कर्ज तो अदा किया जा रहा है, मगर सवाल पैदा होता है कि एक आम आदमी, तनख्वाहदार पाकिस्तानी, दिहाड़ीदार मजदूर 26 लाख रुपए से जायद का इंतजाम कैसे करेगा सिर्फ घर की तामीर पर। अभी ज़मीन की बात नहीं हो रही कि 5 मरले की ज़मीन कितने में मिलेगी। इस आम पाकिस्तानी के घर की तामीर का ख्वाब कैसे पूरा होगा? क्या मेरी रियासत तामीराती सनत में इनकलाब के दावे महज नारों की हद तक महदूद रहेंगे? साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसकी कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, यकीनन मेरे रियासत इस पर भी गौर करना होगा, ताकि जो आपका ख्वाब है वो अमल दरामद भी होता हुआ दिखाई दे, वो इंप्लीमेंट हो सके और एक आम आदमी, एक कॉमनर को छत मैसर आ सके। बहुत अच्छा इनकलाबी इकदाम है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर आपको नजरसानी करना होगी और देखना होगा कि किस हद तक ये प्रैक्टिकल भी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वालिदैन ही बच्चों के कातिल कैसे बन रहे हैं। एक बड़ा आम मामला है, वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी।
गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। एक 5 साल की उम्र का बच्चा मुल्तान की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। वीडियो देखकर उसकी हकीकत पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बादशाह पुलिस ने गाड़ी के मालिक और बच्चे को ढूंढ निकाला। हमारा नुमाइंदा भी उस बच्चे तक पहुंचा। बच्चे और उसके वालिद से गुफ्तगू की। दोनों बाप बेटे ने क्या जवाब पेश किया, जरा उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखता है। आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो मैंने चाबी उठाई, गाड़ी में बैठा, सलाम मार के सैदा वाले बाईपास पे गया, वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैं आगे 9 नंबर पे गया, वहाँ से भी नहीं मिली। मैं फ्लाईओवर से होकर फिर वापस आया, वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैं सैदा वाला बाईपास पे आया तो पापा भी आ गया था। फिर पापा ने मेरी गाड़ी ले ली। मैं सोया था तो चाबी मेरे साथ ही पड़ी थी, तो ये चाबी उठा के गाड़ी लेकर गया है। तो फिर हम इसके पीछे भागे हैं, तो हमने इसको ये अपना सैदम वाले बाईपास से इसको ले लिया, वापस आ रहा था। तो फिर हमने इससे पूछा, ये सवाल किया, बेटा आपने ये हरकत क्यों की, इतनी बड़ी गलती क्यों किया आपने? कहता बाबा मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था, इसको समझा दिया है तो इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं करेगा। एक 5 साला बच्चा वालिद की गाड़ी लेकर बाहर निकला। उसे घर से बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। बच्चे को एक जगह से आइसक्रीम नहीं मिली, वहीं पर किसी ने नहीं रोका। दूसरी जगह पर पहुंचने पर भी गाड़ी पुलिस की नजरों से ओझल रही। बच्चा गाड़ी लेकर तीसरी जगह पर पहुंच गया, लेकिन कानून हरकत में आया और ना ही किसी शहरी ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। वालिद को गैर जिम्मेदारी पर सजा मिली और ना ही वालिद ने अपने रवैये पर इजहार निदामत किया है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने बच्चों से लाड के दौरान अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं? क्या बच्चों की तरबियत के हवाले से हम गफलत के मर्तकब नहीं हो रहे हैं? क्या सड़क पर बेफिक्री से गाड़ी दौड़ाता बच्चा हमारी माशरती गफलत का सबूत नहीं है? ये सवाल आज हम आपके सामने छोड़कर जाते हैं। इन सवालात पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा जरूर कि आपकी तरबियत में कहाँ गफलत कर रहा है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।